आपका टारगेट आनंद ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आज बकरीद है और बकरीद के त्यौहार पर सभी लोगों की मेरी शुभकामनाएं। आज जो हम बात करेंगे वो जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस और यूपी बीओ की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। और जो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान। उत्तर प्रदेश के विशेष ज्ञान या उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए आपका ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान या उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा और इसका आप लोग एक नोट बना लीजिएगा, क्योंकि यह जो है आपको बहुत काम देगा। आपको उत्तर प्रदेश की कोई किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। बस अगर आप मन से इस टॉपिक को पढ़ लें और नोट्स बना लें तो चलिए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हमको उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थाएं, भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, इन सब टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश चाहते तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से शुरू करते और वहाँ से आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताते। लेकिन हमने जो है पिछली कंपटीशन परीक्षाओं का अध्ययन किया तो हमने पाया कि सामान्य परिचय से नहीं लेकर के और भी इसको जो है पीछे से अर्थात उसके इतिहास से लेकर के जो है आपको प्रारंभ किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछे गए थे। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास में योगदान। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास में क्या योगदान रहा, या उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के योगदान से भी आपको पूछते हैं। जैसे बहुत सारे पिछली कक्षाओं में पूछा था कि प्राचीन काल में बने 16 महाजनपद में से कुछ महाजनपद यूपी में हैं और उन महाजनपदों की राजधानी पूछ दिया था। जैसे कोसल की राजधानी क्या है, आपको पांचाल की राजधानी क्या है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपको पूछ दिया था। तो एक बात ध्यान रखना, इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना। चलिए तो देखिए, यूपी का प्राचीन इतिहास में योगदान, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारत के इतिहास में यूपी के कौन कौन से क्षेत्र थे जो प्राचीन इतिहास के स्मारक के रूप में, प्राचीन इतिहास के साक्ष्य के रूप में आपको दर्शाते थे या आपको प्रदर्शित करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि यूपी का जो प्राचीन इतिहास था उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, आप अगर जानेंगे, आप जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसी तरह हमको
आपका यूपी का प्राचीन भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा, मध्यकालीन इतिहास में यूपी का क्या योगदान रहा, आधुनिक इतिहास में यूपी का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो प्रागैतिहासिक काल से हुई थी। और प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि ऐसा काल या ऐसा समय जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। यह काल एक ऐसा काल था, ऐसा समय था जिसमें हमको कोई भी लिखित साक्षात प्रमाण नहीं मिला। और इस काल में खास तौर से पत्थरों का, धातुओं का, जैसे लोहा, तांबा, इन सब धातुओं का प्रयोग किया गया। अच्छा, तो जो प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या होता है? पुरा पाषाण काल का मतलब ये होता है कि ऐसा समय या ऐसा काल जिसमें मानवों के पास, ऐसा समय या ऐसा काल जिसके समय के बारे में मानवों को कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। और एक बात, इस समय जो है पत्थर से बने औजारों का प्रयोग हुआ, उसी समय को पुरा पाषाण काल कहा गया। पुरा पाषाण काल में जो भी मानव थे या आदि मानव थे, जो है इन्होंने पत्थर से बने औजारों का बहुतायत से प्रयोग किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पुरा पाषाण काल। पाषाण माने होता है पत्थर, पुरा पाषाण काल। और ये मध्य पाषाण काल क्या होता है कि इसमें जो पत्थर से बने औजार थे, उस पत्थर से बने औजारों को और सुसज्जित किया गया, पहले से बेहतर किया गया, तो उसका नाम पड़ गया आपका मध्य पाषाण काल। और नवपाषाण काल में जो पत्थर के बने औजार थे उसको विभिन्न ढंगों से, विभिन्न आपको स्थितियों से आपको इसको सजाया गया और इसको और अत्याधुनिक जो है पत्थर के औजार बनाए गए इस काल में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पाषाण काल कहें एक प्रकार से कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप इतिहास जब पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें आप विस्तृत से पढ़ेंगे, लेकिन हमको यूपी पढ़ना है। देखिए, तो क्या हुआ कि पुरा पाषाण काल में यूपी का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पुरा पाषाण काल में आज के मेरठ के समीप एक जगह थी जिसका नाम था आलमगीरपुर। इस आलमगीरपुर में, गलत हो गया, पुरा पाषाण काल में जो है आज का इलाहाबाद जो क्षेत्र है, इलाहाबाद के क्षेत्र में, इलाहाबाद क्षेत्र से कुछ दूर जो है आपको एक नदी बहती है, इसका नाम है बेलन नदी। इस बेलन नदी की घाटी में जो है आपको इलाहाबाद के प्रोफेसर KKR शर्मा के द्वारा खुदाई की गई, तो पाया गया कि जो है आपको पत्थर से बने जो है औजार पाए गए। उस पत्थर से बने औजार में हैंड एक्स, चापर और चापिंग था। फिर से इसको देख लीजिए एक बार कि पुरा पाषाण काल में यूपी का क्या योगदान था। पुरा पाषाण काल में यूपी का क्या योगदान था, तो उसमें हम जानेंगे कि पुरा पाषाण काल में जो है आपको इलाहाबाद
के समीप एक नदी थी जिसका नाम था बेलन नदी, और इस बेलन नदी की घाटी में इलाहाबाद के प्रोफेसर के.के.आर. शर्मा के द्वारा जब खुदाई की गई तो पाया गया यहाँ पर पत्थर से बने औजार पाए गए, और वो जो पत्थर से बने औजार थे वो थे हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी होती है, और चापर और चापिंग। मतलब कहने का मतलब है, हैंड एक्स का मतलब होता है कि एक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी होती है। हैंड माने हाथ होता है, एक्स माने कुल्हाड़ी। तो पत्थर से बनी जो है कुल्हाड़ी पाई गई इलाहाबाद के समीप बेलन नदी की घाटी में। फिर उसके बाद चापर और चापिंग। चापिंग क्या होता है? एक पत्थर का बना औजार होता है। चापर का मतलब होता है कि आपको एक तरफ पत्थर में धार रहेगी, और चापिंग का मतलब होता है कि पत्थर के दोनों किनारे पर क्या रहती है? धार रहती है। तो ये जो है पत्थर के बने औजार जो है आपको पूरा पाषाण काल में इलाहाबाद के समीप बेलन नदी के बेलन घाटी में ये पाए गए। ये जो बेलन नदी है मिर्ज़ापुर साइड भी बहती है, इलाहाबाद के भी समीप ये बहती है, और ये बेलन नदी जो है टोंस नदी की सहायक नदी है। आप जब नदी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम आपको विस्तृत से जानकारी देंगे। तो इससे प्रश्न क्या बन सकता है? इससे प्रश्न ये बन सकता है कि पूरा यूपी के किस स्थान पर पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार पाए गए। इस तरह आपको क्वेश्चन इसमें से बन सकता है या आपको पूछ सकता है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में भी आपको पत्थर के बने औजार और बहुत सारी चीज़ें पाई गई, बहुत सारी साक्ष्य पाए गए। उसमें जो है आपको यूपी का जो चकियाँ है, आप चकियाँ हम लोग के नज़दीक है, तो यूपी के चकियाँ में आपको जो मिर्ज़ा साइड जिला में पड़ता है, मिर्ज़ा जिले में पड़ता है। फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर जिले के सिंगरौली जिले में, मिर्ज़ापुर के सिंगरौली नामक स्थान पर, और आपको इलाहाबाद के समीप एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सराय नहर। इस सराय नहर में भी आपको क्या पाए गए? पत्थर के औजार पाए गए। लेकिन इसमें इलाहाबाद के समीप सराय नहर पर जो है आपको शवदाह गृह पाए गए। शवदाह गृह का मतलब पहले क्या होता था कि लाशों को दफनाया जाता था, तो लाशों को दफनाया जाता था तो दो लाशें एक ही शवदाह गृह में जो है अब दफनाई जाती थी। तो आपको कहने का मतलब है कि मध्य पाषाण काल में आपको यूपी के मिर्ज़ापुर जिले के चकियाँ नामक स्थान पर तथा मिर्ज़ापुर के सिंगरौली नामक स्थान पर आपको क्या पाए गए? पत्थर के बने औजार पाए गए। तथा इलाहाबाद के समीप एक स्थान है सराय नहर, वहाँ पर जो है लाशों को दफनाने के लिए जो घर बनाए गए थे उसके साक्ष्य पाए गए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल में जो है आपको मध्य पाषाण काल में यूपी के किस स्थान पर या यूपी के किस जिले पर आपको शव दफनाने वाले गृह के साक्ष्य पाए गए। तो ये आपका क्वेश्चन इससे यूपी स्पेशल में आपको बन सकता है। अगर हम बात करें आपको नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में आपको इलाहाबाद के बेलन नदी, इलाहाबाद के समीप बेलन नदी जो है, जो टोंस नदी की सहायक नदी है, जो मिर्ज़ापुर साइड में और इलाहाबाद के समीप बहती है, इस बेलन नदी के बेलन घाटी में आपको चौपानी मांडो का मतलब होता है आपको कि आपको जो
पत्थर के बने औजार थे, उस पत्थर के बने औजार को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया, तो उसी को कहा जाता है चौपानी मांडो। तो इलाहाबाद के बेलन घाटी में आपको चौपानी मांडो मतलब पत्थर के बने अत्याधुनिक औजार, और सबसे इंपॉर्टेंट इलाहाबाद के बेलन घाटी के समीप एक स्थान है कोल्डिहवा। उस कोल्डिहवा स्थान पर धान के साक्ष्य पाए गए, और ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि विश्व में सबसे पहले अगर धान के जो प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो कोल्डिहवा इलाहाबाद के समीप मिले हैं। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसको ये याद रखना। ये आपका इतिहास में भी पूछ सकता है और पूछ देगा कि धान के साक्ष्य कहाँ पाए गए, तो कोल्डिहवा। और कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है, तो यूपी के इलाहाबाद जिले में। ये आप लोग ध्यान रखना। ये बात हुई, इतनी बात हुई, तो हमने आपको बताया कि आपको प्राचीन भारत में पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में कौन कौन चीज़ें पाई गई। फिर उसके बाद आता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी यूपी के मेरठ जिला, आज का मेरठ जिला है, यूपी के मेरठ जिले के समीप एक जगह है जिसका नाम है आलमगीर। इस आलमगीर नामक स्थान पर जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने जब खुदाई कराई तो पाया कि यहाँ पर कपास के साक्ष्य पाए गए। तो एक बात ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में यूपी के मेरठ जिले के समीप आलमगीर स्थान पर जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जब खुदाई की गई तो पाया गया कि वहाँ पर आपको कपास के साक्ष्य पाए गए। तो ये बात ध्यान रखना आपको। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो आलमगीर है ये हिंडन नदी पर है, और हिंडन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सहारनपुर के समीप दो स्थान है, अम्बाखेड़ा और बड़गांव। इस स्थान पर भी जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए। तो ये आपको बात ध्यान रखना है। और ये जो आपका सहारनपुर है उस समय मस्करा नदी के किनारे स्थित था, ये भी आप लोग याद रखना। तो चलिए, ये हमने बताया, इसको एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि पुरा पाषाण काल में इलाहाबाद की बेलन घाटी में हैंड एक्स और चॉपिंग नामक हथियार पाए गए। मध्य पाषाण काल में यूपी के मिर्जापुर जिले के चकियाँ स्थान पर, मिर्जापुर जिले के सिंगरौली स्थान पर आपको पत्थर से बने औजार पाए गए, और इलाहाबाद के समीप सराय नहर नामक स्थान पर जो है सबको दफनाने वाले गृह पाए गए। फिर उसके बाद नवपाषाण काल में इलाहाबाद के बेलन नदी के बेलन घाटी पर जो है चौपनी मांडो, और इलाहाबाद के ही समीप कोल्डिहवा नामक स्थान पर धान के साक्ष्य पाए गए। इसमें से आपको ये वाला इम्पोर्टेंट है और आलमगीर वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में मेरठ के समीप हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर पर जो है आपको आलमगीर नामक स्थान पर जो है आपको कपास की खेती के साक्ष्य पाए गए। और जो है सहारनपुर, आज का जो सहारनपुर है उसके समीप अम्बाखेड़ा और बड़गांव नामक स्थान पर जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए। इसमें आप ये वाला और ये वाला आलमगीरपुर वाला याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें हुई। फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं तो आपको प्राचीन भारत इतिहास के बाद आपको 16 महाजनपदों का उदय मिलेगा। एक बौद्ध धर्म का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इस भगवती सूत्र में भी आपको 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में जो है आपको 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो हमको 16 महाजनपद नहीं पढ़ने हैं, 16 महाजनपद आप प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना है। अच्छा, ये 16 महाजनपद क्या होते हैं? जैसे वर्तमान में पूरे भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह प्राचीन भारत में जो है आपको 16 राज्य थे और उन 16 राज्यों को महाजनपद कहा गया। तो प्राचीन काल में जो है आपको 16 महाजनपद थे भारत में और उन 16 महाजनपदों में आपको भारत में 8 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से यूपी में 8 महाजनपद उपस्थित थे। वह महाजनपद कौन है? देखिए, सबसे पहला आपका आता है कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, फिर उसके बाद आपका आता है वत्स महाजनपद, फिर उसके बाद आता है आपका काशी महाजनपद, फिर उसके बाद आता है आपका मल्ल महाजनपद, फिर उसके बाद आता है आपको चेदी महाजनपद, फिर एक महाजनपद है आपको सूरसेन महाजनपद, 1 2 3 4 5 6 7। एक महाजनपद आपका है चेदी, वत्स, पांचाल, कुरु, पांचाल कुरु, पांचाल, वत्स, काशी, मल, चेदी, सूरसेन और एक आपका आता है दिमाग से उतर गया, एक महाजनपद है आपका कुरु, पंचाल, वत्स, काशी, चेदी। एक कोई महाजनपद है, दिमाग से उतर गया है, चलिए बाद में उसको बता देंगे। तो ये 16, पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में हाँ, एक महाजनपद है कोसल, ये 8 महाजनपद थे। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी राज्य में थे। और वो 8 महाजनपद कौन कौन थे? तो कुरु था, पंचाल था, वत्स था, काशी था, मल था, चेदी था, सूरसेन और कोसल था। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 महाजनपद यूपी में थे। अच्छा, ये 8 महाजनपद था। अब इस 8 महाजनपद से यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इन महाजनपदों की राजधानी क्या थी और यह महाजनपद, इस महाजनपद में कौन कौन से वर्तमान के जिले हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुरु महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुरु जो महाजनपद है, कुरु महाजनपद ये वर्तमान में जो है आपको गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा
इन सब जिलों के, आज की दिल्ली जो राज्य है, हरियाणा क्षेत्र है, यूपी का गाजियाबाद जिला है और मेरठ जिला है, इन सब स्थानों और जिलों से मिलकर के आपका कुरु जो है महाजनपद बना था। तो क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि मेरठ जो है, आज का वर्तमान का जो मेरठ जिला है, वो किस महाजनपद का भाग था? तीन बात ध्यान रखना। तो जो कुरु महाजनपद है, इस कुरु महाजनपद में वर्तमान की दिल्ली, हरियाणा का क्षेत्र, गाजियाबाद और मेरठ का आपका जिला उपस्थित था। इस कुरु वंश की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। अब एक बात ध्यान रखना, प्राचीन काल में इस कुरु वंश का कुरु राज्य या कुरु महाजनपद का राजा था, वो राजा कुरु थे और राजा कुरु के नाम पर ही इस कुरु महाजनपद का नाम कुरु महाजनपद पड़ा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो राजा कुरु थे वो कौरवों और पांडवों, महाभारत आप लोग देखे होंगे, महाभारत में कौरव थे, इसमें दुर्योधन था कौरवों में, और जो है पांडव, पांचों पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, आपको फिर उसके बाद आपका अर्जुन, ये सब थे। तो कौरवों और पांडवों के जो वंशज थे वो राजा कुरु थे, ये ध्यान रखना। राजा कुरु वंश के ही जो राजा कुरु थे वो कुरु वंश के थे, और उसी कुरु वंश के ही जो ये सब आपको पांचों पांडव और जो है आपको कौरव थे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक बहुत सारी कहानियाँ भी आती हैं, उस कहानियों के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। तो अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि प्राचीन काल में यह महाभारत महाकाव्य काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे क्या? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। या वर्तमान में जो वर्तमान में जो भी जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, यूपी का जो जिला है, वो 16 महाजनपद में किस महाजनपद में स्थित था? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि कौरवों और पांडवों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, और इसी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है ये कुरु का ही एक क्षेत्र था, कुरु महाजनपद का ही एक क्षेत्र था। अच्छा, ये जो इंद्रप्रस्थ है और हस्तिनापुर है, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, और इसी कुरुक्षेत्र में महाभारत की सब लड़ाई लड़ी गई थी। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। एक बात और आपको जानकारी देते रहे हैं कि जो कुरु महाजनपद है, इसी कुरु महाजनपद में श्री कृष्ण और रूपमणि का विवाह हुआ था। यदि आपको पेपर में पूछ दे कि महाजनपदों में किस महाजनपद में श्री कृष्ण और रूपमणि का विवाह हुआ था, तो वो कुरु महाजनपद था। कुरु महाजनपद में ही आपका रूपमणि और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। जब श्री कृष्णा देखेंगे तो उसमें आपको कहानी आपको मिलेगी। तो ये बात, इसमें ये बात ध्यान रखना कि कौरवों और पांडवों की जो राजधानी थी वो थी आपको इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ जो है कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इस कुरु वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ से कुछ ही दूर कुरुक्षेत्र में जो है कौरवों और पांडवों का महाभारत युद्ध हुआ था। तो ये कुछ बात हुई कुरु की। अगर हम बात करें कि एक बात और, ये जो कुरुक्षेत्र है इसमें प्राचीन काल में ऋग्वेदिक काल में एक युद्ध हुआ था
इसे हम 10 राग का युद्ध या 10 राज का युद्ध कहते हैं। तो एक बात, 3 बातें यहाँ पर याद रखना, आपको 3-4 बातें याद रखना है कि जो कुरु महाजनपद है, उस कुरु महाजनपद में आपको यूपी के मेरठ और गाजियाबाद जिले स्थित हैं। साथ ही साथ जो कुरु है महाजनपद, इसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। और इसी कुरुवंश, जो कुरुवंश के ही राजा थे कौरव और पांडव, और कौरवों और पांडवों के जो बीच युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र जो है आपका कुरु महाजनपद का ही भाग था। और एक बात और आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह जो हुआ था वो आपको विवाह कुरु महाजनपद में ही आपको हुआ था। तो ये कुछ कुरु की विशेषताएं और कुरु के बारे में हुआ। अब बात करेंगे हम पांचाल की, पांचाल महाजनपद की। तो देखिए पांचाल, यहां पर पांचाल जो है, पांचाल महाजनपद में यूपी के आज के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले स्थित हैं। इस पांचाल की भी अपनी एक अनोखी कहानी है। क्या कहानी है उसको देखिए पांचाल के एक नरेश थे जिनका नाम था द्रौपद, और द्रौपद की ही पुत्री थी द्रौपदी। तो जानकारी कीजिएगा कि एक बात है, यहाँ पर कहानी है कि जो पांचाल के राजा थे, नरेश थे द्रौपद, उस द्रौपद नरेश के कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य मित्र थे। मतलब द्रोणाचार्य और आपको पांचाल नरेश द्रौपद दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों मित्रों के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव हो गया, और जब मनमुटाव हुआ तो दोनों में युद्ध हो गया, द्रौपद और द्रोणाचार्य में युद्ध हो गया। जब युद्ध हो गया तो द्रोणाचार्य युद्ध जीत गए, और जब द्रोणाचार्य युद्ध जीत गए तो जो पांचाल राज्य था, पांचाल महाजनपद था, वो 2 जगहों में बंट गया। एक का नाम पड़ गया उत्तरी पांचाल और एक का नाम पड़ गया दक्षिणी पांचाल। एक बात ध्यान रखना, जो उत्तरी पांचाल है इसकी राजधानी अहिछत्र थी, और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी कंपिल्य थी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और कि जो पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये सब पांचों पांडवों का जो विवाह हुआ था, वो पांचों पांडवों का विवाह आपको पांचाल के नरेश द्रौपद की पुत्री द्रौपदी से हुआ था। अब एक बात यहाँ पर आपकी याद रखनी होगी आपको, यह कि आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में आपने देखा होगा कि पांचों पांडव जो है आपको वेश बदल करके द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं, और जब द्रौपदी के स्वयंवर में पांचों पांडव जाते हैं तो स्वयंवर जो होता है उस स्वयंवर में एक शर्त होती है। शर्त यह होती है कि अगर कोई भी राजा आपको, जो कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल जल रहा था, जलता हुआ कढ़ाई में तेल था, और उसमें देख करके चलती हुई मछली में जो है, मछली की आंख में जो है निशाना साधना था। तो क्या हुआ कि जो है अर्जुन ने जो है आपको जो है धनुष पर कमान चढ़ाई, और जो है कढ़ाई में जलता हुआ तेल था, उसमें देख करके जो है चलती हुई मछली के आंख पर निशाना साध दिया। और जो है अर्जुन तथा अर्जुन का विवाह, या आप कहें पांचों पांडवों का विवाह पांचाल नरेश
की राजकुमारी द्रौपदी से हो गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपी पुलिस में। और ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब घटनाएं जो हुई वो हुई काम्पिल्य में। और काम्पिल्य कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। उसमें एक और कहानी थी कि जो है जब कर्ण भी स्वयंवर में गए थे, द्रौपदी के स्वयंवर में, उन्होंने भी धनुष पर आपको तीर चढ़ाया, लेकिन जो है द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो बात ही खत्म हो गई। अपना जो कर्ण थे वो अपना आपको द्रौपदी स्वयंवर से हट गए। तो एक बात यहाँ पर ये बात ध्यान रखना आपको कि फिर से इसको समझ लीजिए कि जो पांचाल महाजनपद है, उस पांचाल महाजनपद में आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले स्थित हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि इस पांचाल के जो नरेश थे वो द्रौपद थे, और द्रौपद और आपके द्रोणाचार्य के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन किसी कारण जो है इन दोनों में मनमुटाव हुआ और जो है आपको दोनों के बीच, द्रौपद और द्रोणाचार्य के बीच युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो ये जो पांचाल है वो दो भागों में बट गया, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी, जो वर्तमान में फर्रुखाबाद में है। फिर उसके बाद हमने बताया कहानी कि जो है आपको द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था, मछली वाली जो घटना है, द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था वो कंपिल्य में हुआ था, और कंपिल्य वर्तमान के कौन जिले में है? फर्रुखाबाद जिले में है। तो ये घटनाएं थी, आपको इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर और पांचाल की, तो पांचाल उस समय का बहुत संपन्न महाजनपद आपको था। तो ये कहानी है आपकी पांचाल की। अब बात करें हम किसकी? कोसल की। उस समय कोसल महाजनपद में ही आपको इक्ष्वाकु वंश के राजा श्री राम पैदा हुए थे, और इस कोसल की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। कोसल महाजनपद में वर्तमान के फैजाबाद, बहराइच और गोंडा जिले स्थित हैं, और जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे पर है। जैसा कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, चर्चा है न्यूज में कि 5 अगस्त को जो है मोदी जी वहाँ पर आएंगे और भूमि पूजन करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको कोसल महाजनपद की राजधानी अयोध्या है, और इस कोसल के जो नरेश थे वो इक्ष्वाकु वंश के भगवान श्री राम थे, और इस कोसल में जो है आपका फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जिला स्थित है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मल में तो देवरिया और कुशीनगर ये जिले हैं। ऐसी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता होगी तो हम आगे बताएंगे इसको। फिर चेदी में हमीरपुर और महोबा और बांदा है। थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। सूरसेन, मथुरा, देखिए सूरसेन भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और इस मथुरा के जो नरेश थे आप जानते होंगे, यदुवंशी श्री कृष्ण, जो मथुरा के नरेश थे, साथ साथ वो द्वारिका चले गए और फिर द्वारिका नरेश हो गए। तो मथुरा उनकी जन्मस्थली में भी आता है आपको। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये बात कुछ हुई। तो ये हमने प्राचीन भारत के इतिहास में आपको इतनी बातें आपको बताई। अब एक बात ध्यान रखना, प्राचीन भारत के इतिहास के बाद अब बौद्ध धर्म में एक और बात यहाँ पर है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, और जो वाल्मीकि ने जो रचना की थी रामायण की, वो की थी कौशल महाजनपद में। ये भी आपको ध्यान आपको रखना है।
तो अब हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के समय यूपी में क्या फेमस था। तो आप लोग जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वह यूपी के वाराणसी जिले के वाराणसी जिले के सारनाथ में दिया था। ये भी आपको याद रखना है। और एक बात ध्यान रखना है, जो काशी है, काशी की उस समय काशी भी महाजनपद था, उस काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो बनारस थी, वाराणसी थी। और काशी जो है इस काशी का वर्णन हमारे चारों वेद में, जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में काशी महाजनपद का वर्णन किया गया है। और महाभारत काव्य में लिखा गया है, महाभारत महाकाव्य में लिखा गया है कि जो है आपको इस काशी को जो बसाया, वो काशी को बसाया दिवोदास नामक एक व्यापारी ने। तो ये कुछ बातें हुई। अब हम कल जो है, अब जब शनिवार आएगा तो शनिवार के दिन यूपी के मध्यकालीन भारत इतिहास में यूपी का क्या योगदान रहा, फिर आधुनिक भारत के इतिहास में यूपी का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम आ जाएंगे यूपी के सामान्य परिचय पर। तो चलिए, आपका सभी लोगों का धन्यवाद। और जो है आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन इसका नोट्स आप लोग निश्चित बनाते चलिएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत ही कम जगह पर आपको मिलेगी। धन्यवाद।